हेलो एवरीवन, आप सभी को मैं नमस्कार। मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे दोस्तों कि फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुआ, फ्रांसीसी क्रांति होने के क्या कारण थे और फ्रांसीसी क्रांति के विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, आपको पता होगा दी इन के थ्रू एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशनशिप की एक पूरी सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें हमने अलग अलग टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से स्टार्ट किया था और जो भी उससे रिलेटेड टॉपिक्स आते हैं उसको हम कवर कर रहे हैं। और ये पूरी सीरीज आप अगर किसी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी हो, यूपीएससी हो, ठीक है, रेलवे हो, तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसके लिए। तो प्लीज़ इस सीरीज़ को पूरा देखें, ठीक है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप जाकर देखें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। और ये जो आज की वीडियो है उसी का ये पार्ट है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। सबसे पहले दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट ये रहने वाली है कि अगर अभी तक आपने हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो नहीं किया है तो जाकर फॉलो करें, जिससे आने वाले समय में जो भी वीडियो रिलेटेड अपडेट हो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। डी इन अप के नाम से हमारी आईडी अवेलेबल है। साथ साथ दोस्तों, आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। डी इन अप के नाम से आईडी अवेलेबल है और यहाँ पे आपको हर वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। दोस्तों, अभी हमने ब्लॉगर पे हाल ही में ब्लॉग लिखना शुरू किया है। जो भी हम वीडियो डालते हैं उसकी ब्लॉग वहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो आप वहाँ पे जाकर ब्लॉग भी पढ़ सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को हिंदी और इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है कि सर मुझे हिंदी में चाहिए, मुझे इंग्लिश में चाहिए, तो ब्लॉगर पे यहाँ पे ट्रांसलेशन की भी ऑप्शन अवेलेबल है। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि दोस्तों हमारा एक गोल है जिसे हम अचीव नहीं कर पा रहे बहुत समय से, और आपके एक सब्सक्राइब से क्या पता हम उसे अचीव कर पाएँ। तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो आज की। सबसे पहले आज की हम वीडियो की बात करें तो फ्रांसीसी क्रांति, टॉपिक हमारा आज का फ्रांसीसी क्रांति है। तो सबसे पहले मतलब समझते हैं फ्रांसीसी क्रांति है क्या। फ्रांस में की गई क्रांति फ्रांसीसी क्रांति कहलाती है, ठीक है। कब हुई तो 1789 में, ठीक है। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति होती है, जिसे हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। और इसे आधुनिक युग का, मतलब मॉडर्न एरा का सबसे महत्वपूर्ण घटना के तौर पे देखा गया, ठीक है। मॉडर्न एरा का सबसे महत्वपूर्ण घटना माना गया फ्रांसीसी क्रांति, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी चीजें परिवर्तन होती है और विश्व में इसका प्रभाव देखने के लिए मिलता है, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति था क्या, क्यों किया गया। तो फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रेवोल्यूशन करने का मेन कारण था निरंकुश राजतंत्र की, मतलब विरोध करना, सामंती शोषण के खिलाफ आवाज उठाना, विशेष वर्गीय विशेषाधिकार के खिलाफ आवाज उठाना और प्रजा की भलाई के लिए शासकों के उदासीनता के विरुद्ध आरंभ की गई थी, ठीक है। मेनली जो राजा था वहां का, वो निरंकुशवाद था, सामंती शोषण था और किसी एक विशेष वर्ग के पास विशेष अधिकार था। और प्रजा की भलाई के लिए जो राजा था उसकी उदासीनता को दिखाना, ठीक है, उसके विरुद्ध आवाज उठाना, इसके कारण से ये फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई, ठीक है। फ्रांस के में, मतलब उस समय फ्रांस में केवल शोषित और असंतुष्ट वर्ग विद्यमान थे, बल्कि यहाँ आर्थिक और राजनीतिक ढांचे में विरोधाभास भी देखा जा सकता था। वहाँ पे जो फ्रांस के अंदर में जो लोग थे, दो तरह के लोग देखे गए। जो शोषित, जिनको शोषण किया जा रहा है, जो निम्न वर्ग के लोग थे जिनको शोषण किया जा रहा है, किसके द्वारा, तो अपर वर्ग के, जो अपर क्लास के जो लोग थे उनके द्वारा शोषित किया जा रहा है। दूसरा असंतुष्ट, जो अपर क्लास के भी हैं, जो खुश नहीं है उस व्यवस्था से। तो इन दो तरह के वर्गों के कारण से ये फ्रांसीसी क्रांति हुई। पहला वो जो शोषण का शिकार है, दूसरा वो जो खुश नहीं है, ठीक है। तो दोनों के कारण से ये होता है, ठीक है। वहां पे ये भी देखा गया कि आर्थिक और राजनीतिक ढांचा में विरोधाभास है। जो लोगों को चाहिए आर्थिक ढांचा और राजनीतिक ढांचा, वो वहां पे अवेलेबल नहीं है, वो मौजूद नहीं है, जिसके कारण से वहां पे विरोधाभास देखा गया, ठीक है। राजनीतिक शक्ति का केंद्रीकरण हो चुका था। इस क्रांति की शुरुआत होने का मेन कारण ये रहता है दोस्तों कि जो वहाँ की राजनीतिक शक्ति थी, ठीक है, उसका केंद्रीकरण हो चुका था। मतलब राजा के पास सिमट चुका था, सारी पावर राजा के पास केंद्रित थी। संपूर्ण देश का धुरी एकमात्र राज्य था, मतलब पूरे देश का कंट्रोल एक राज्य, एक राजा, एक शासन व्यवस्था के पास था। अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं भारत का, तो आज के समय में क्या है, भारत के अंदर में प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री से ऊपर आ जाता है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति से ऊपर आ जाता है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर किसी ना किसी तरह से बंदस होता है प्रधानमंत्री और लोकसभा और राज्यसभा का, राज्यसभा के ऊपर नियंत्रण होता है प्रधानमंत्री का, और इन सब का हेड होता है राष्ट्रपति। इस तरह से मतलब सारे एक दूसरे से उलझे हुए, मतलब कोई भी किसी से बड़ा नहीं है, ये दिखाता है ये व्यवस्था। पर वहां पे क्या था उस टाइम पे कि ये एकमात्र राज्य बन चुका था, राजा के कंट्रोल में सब कुछ था, सारा कुछ, सारा पावर राजा के हाथ में था, ठीक है। तो इस कारण से फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत होती है। आगे बात करते हैं दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत तो हो गई, ठीक है, कुछ तो कारण होगा, कुछ तो रीजन हुआ। क्या कारण था फ्रांसीसी क्रांति का, इसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पे दोस्तों
मेनली ये कारण थे फ्रांसीसी क्रांति के, राजनीतिक कारण, जो राजनीतिक परिस्थितियां थी उस समय की, उसके कारण से फ्रांसीसी क्रांति हुई। दूसरा, सामाजिक परिस्थितियां, जो समाज के अंदर में जिस तरह की घटनाएं घटित हो रही थी, जो भी समाज के अंदर में चल रहा था, उसके कारण से ये क्रांति होती है। तीसरा कारण यहाँ पे देखा जाता है आर्थिक परिस्थितियां, ठीक है, जो आर्थिक मतलब जो अर्थव्यवस्था को लेकर आर्थिक तौर पर जो भी परेशानियां थी, दिक्कतें थी, उसके कारण से यहाँ पे फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत होती है। और विचारकों और दार्शनिकों की भूमिका, ये सबसे महत्वपूर्ण, जो विचारक वहाँ पे थे, जो बड़े बड़े पॉलिटिकल जो कहते हैं ना राजनीतिक विशेषज्ञ, ये सारे थे, उनके विचार के धारा के अंतर्गत वो सारी जो व्यवस्थाएं नहीं आती थी, जिसके कारण से क्रांति की शुरुआत होती है। कुछ अन्य कारण भी माने गए कि यार ये ऐसा ऐसा हो सकता है। साथ साथ तत्कालीन कारण के बारे में भी हम बात करेंगे, डिटेल में एनालाइज करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो ये प्रमुख कारण थे जिसके कारण से सारी चीज़ें हुई, 6 के 6 हम डिटेल में एनालाइज करने वाले हैं, ठीक है। अब एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले आता है राजनीतिक परिस्थितियां। अब हम बात करें राजनीतिक परिस्थितियां क्या है, ठीक है। तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे निरंकुश राजाशाही, जो राजा था वो निरंकुश था, जिसके कारण से ही ये फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत होती है। राज दरबार की विलासिता, अब जो सारी पावर थी, सारा जो राज दरबार के पास ही सीमित थी, ठीक है। जो राज दरबार क्या करता था कि मतलब जो राजा का जो खर्च करने के जो पैसे थे और जो राज्य पे खर्च करने के पैसे थे, राजा और राज्य दो अलग अलग चीज़ें हैं। एक तरफ राजा के लिए पैसे खर्च करने के लिए और दूसरी तरफ राज्य के ऊपर पैसे खर्च करने के लिए, दोनों को राज दरबार की विलासिता समझी जाने लगी। जो मतलब राज्य का खजाना था उसे भी विलासिता समझ के यूज किया जाने लगा, जिसके कारण से लोगों के अंदर में आक्रोश की भावना जागृत होती है और वो क्रांति की शुरुआत करते हैं। प्रशासनिक भ्रष्टाचार, जो प्राशन मतलब उनका जो शासन व्यवस्था था, प्रशासनिक व्यवस्था था, उसके अंदर में भ्रष्टाचार फैल चुका था, ठीक है, जिसके कारण से लोगों को वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था कि उनकी प्रशासन व्यवस्था को लेकर वो सही से जो भी रूल रेगुलेशन लागू कर रहे थे वो सही से चल नहीं पा रहा था, जिसके कारण से ये फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत होती है। अकेंद्रीकरण, अतिकेंद्रितकरण प्रशासन व्यवस्था, मतलब ये क्या था कि सारी पावर एक जगह सीमित थी, ठीक है, सारा कंट्रोल राजा के हाथ में था, ठीक है, जिसके कारण से ये जो व्यवस्था थी वो सही तरह से वर्क नहीं कर पा रही थी। अब जब पावर किसी एक हाथ में आ जाता है, किसी एक के पास आ जाता है, तो वो अपनी पावर को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। अगर उसके ऊपर किसी न किसी तरह का अंकुश हो, ठीक है, दबाव हो, तब वो कंट्रोल कर सकता है। जैसे अब भारत का एग्जांपल लेके चलते हैं, प्रधानमंत्री अगर कोई फैसला लेता है तो राष्ट्रपति उसे पलट सकता है, राष्ट्रपति अगर कुछ गलत करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर आवाज उठा सकता है, अगर ये भी गलत करे तो इवन एक आम व्यक्ति भी इनके ऊपर आवाज उठा सकता है। बट वहां पे ऐसा नहीं था, क्योंकि वो एक ही जगह सब केंद्रित कर रखा था, सारा कुछ एक जगह सीमित था, ठीक है। प्रशासनिक व्यवस्था की बात करते हैं। व्यवस्था नहीं, अव्यवस्था, जो उनकी प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिए थी वो सही से व्यवस्थित नहीं थी, जिसके कारण से अव्यवस्थित कहा गया, ठीक है। वहां पे चाटुकारिता, मतलब जो चाटुकारिता मतलब ये जो चमचागिरी कर रहे होते हैं, राजा की कान भरते हैं कि ऐसा 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 होना चाहिए, तो मतलब कुछ सीमित लोगों के ही विचार विमर्श पे राजा का चलना, मतलब सभा का सलाह ना मानना, ये सारी चीजें वहां पे देखी गई, जिसके कारण से ये चीजें होती हैं। अब जैसे प्रधानमंत्री का मान के चलो, प्रधानमंत्री क्या करे कि 2 लोगों की टीम बना ले और 2 लोगों से ही हर बार फैसला लेकर बात करके कर ले, तो इतना बड़ा लोकसभा और राज्यसभा क्यों बनाया गया, ठीक है। वहां पे आपने देखा होगा लोकसभा में सब चिल्ला रहे होते हैं, तो चिल्लाने का मतलब ये नहीं कि वो लड़ रहे हैं या कुछ और, चिल्लाने का मतलब ये है कि ये अपनी अपनी विचारधारा रख रहे हैं, कि अपनी अपनी सोच रख रहे हैं कि इस टॉपिक पे हमारी क्या मत है, हमारा क्या विचार है और क्या करना चाहिए, ठीक है। उसके हिसाब से वहां पे फैसला लिया जाता है, हाँ ये रूल बनना चाहिए, ठीक है, इसमें सब समर्थक है। पर अगर मान लो 2 लोगों की मत से ही वो सिर्फ फैसला ले ले कि हाँ ऐसा ऐसा होना चाहिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अव्यवस्था बन जाएगी। बाकी लोग क्या करेंगे, बाकी लोग उसके खिलाफ विद्रोह ही करेंगे कि भाई मेरा क्या जरूरत है, तुम 2 ही लोग फैसला कर रहे हो, ठीक है, तो अव्यवस्था स्थापित होती है। न्याय व्यवस्था की दुर्बलता, जो उनकी न्याय व्यवस्था थी वो दुर्बल हो चुकी थी, ठीक है, सजा और मतलब जो कर वर जो भी चीज़ें थी, ठीक है, जो टैक्स वसूला जाता था, ठीक है, मनमाने ढंग से अपने हिसाब से टैक्स वसूलने के लिए, और इसको क्या कर दिया गया था, टैक्स वसूलने की चीज़ों को न्याय दुर्व्यवस्था में जो भी सजा मिल रही है, किसी को टैक्स मिल रहा है, चोरी और मतलब घटनाएं बढ़ गई थी, ठीक है, कंट्रोल नहीं था सही से, और ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती है, जिसके कारण से लोगों ने ये फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत करते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव, जो भी मतलब व्यक्तिगत जो भी वहाँ पे आम जनता थी उसकी स्वतंत्रता पर कई सारे अंकुश थे, ठीक है, वो स्वतंत्र तो थे पर सही तरह से वो रह नहीं सकते थे, जी नहीं सकते थे, कई तरह के बाउंडेशंस लगाई हुई थी उनके ऊपर में, जिसके कारण से वो
आक्रोश की भावना में फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों ये था आपका राजनीतिक परिस्थितियां जिसके कारण से फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत होती है। अब हम बात करते हैं सामाजिक परिस्थितियों की। तो दोस्तों सामाजिक परिस्थितियां मतलब समाज के अंदर में क्या क्या चीजें चल रही हैं। तो फ्रांसीसी समाज के अंदर विशिष्ट घटनाएं मतलब अलग अलग, सबसे मेन चीज इसके अंदर क्या आता है कि जो फ्रांस था उसके अंदर में जो उनका वर्ग था 3 वर्गों में विभाजित था। ठीक है, यहाँ पे जो जाति व्यवस्था भारत के अंदर में है कि वर्ण व्यवस्था, 4 वर्ण व्यवस्था थे। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो इस तरह से वहां पे 3 वर्ण व्यवस्था थी, 3 वर्ग थे जिन्हें हम पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और जनसाधारण कहते हैं, मतलब नॉर्मल साधारण वर्ग। ठीक है, पादरी वर्ग के अंदर में आता है धर्मगुरु। ठीक है, और धर्मगुरु मतलब जो वहाँ पे पादरी पंडित जो मतलब पूजा पाठ करवाते हैं। ठीक है, जो चर्च में रहते हैं, पादरी, फादर जिन्हें हम बोलते हैं। कुलीन वर्ग में आ जाता है उच्च प्रशासनिक अधिकारी, जो बड़े बड़े राजशाही अधिकारी थे, प्रशासनिक अधिकारी थे, वो आ जाते हैं राजा। ठीक है, जनसाधारण में आते हैं किसान, मजदूर, शिल्प, मध्यम वर्ग और साहूकार, व्यापार, शिक्षक, डॉक्टर, वकील, ये सारी चीजें आ जाती हैं इसके अंदर में। ठीक है, जनसाधारण जिसे हम आम लोग कहते हैं। इसमें से कुछ तबका जो 3rd क्लास वाला है वो थोड़ा सा विकसित भी था, कुछ छोटे किसान भी थे, कुछ बड़े किसान भी थे। ठीक है, तो इस तरह से ये चीजें देखी गई, तीनों वर्ग। इसमें से सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है मजदूर और किसान वर्ग का होता है। ठीक है, किसान वर्ग ही हमेशा सबसे ज्यादा फंसता है। ठीक है, सब किसान वर्ग को अलग अलग तरह के कार्य भी करने पड़ते हैं जिसके कारण से सारी चीजें बनती है। अब देखो ये 3 वर्ग तो बट गया, अब तीनों वर्ग के कार्य अलग थे। अब यहाँ पे कहा गया कि जो प्रथम 2 वर्गों को कर से मुक्त रखा गया, प्रथम 2 वर्गों को कर से मुक्त रखा गया कि इनको कोई भी किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना है। धर्मगुरु और कुलीन वर्ग को जो टैक्स देने का मेन कार्य था वो 3rd वर्ग को रखा गया कि आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब टैक्स देना पड़ेगा, कैसे टैक्स देना पड़ेगा, इसमें से मेन जो टैक्स देना पड़ेगा वो किसानों को टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, इनको सेना में भी वर्क करना पड़ेगा। इस तरह से चीजें थी, टैक्स भी यही देंगे, सेना में भी यही वर्क करेंगे, जिसके कारण से ये फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत करते हैं। आगे बात करें दोस्तों तो आर्थिक परिस्थितियां की बात आती है कि आर्थिक परिस्थितियां क्या थी जिसके कारण से फ्रांस के अंदर में फ्रांसीसी क्रांति हुई। तो अव्यवस्थित अर्थव्यवस्था, जो अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक सिस्टम होना चाहिए वो व्यवस्थित नहीं था, सुव्यवस्थित नहीं था, जिसके कारण से क्या हुआ, लोगों ने देखा कि यार जब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं फिर भी नुकसान हो रहा है, सही तरीके से मैनेज नहीं है अर्थव्यवस्था, तो हमें क्या करना चाहिए, इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। जो आवाज आगे चल के किसमें बदल जाता है, फ्रांसीसी क्रांति में। दोषपूर्ण अव्यवस्था, जो उनकी व्यवस्था थी उसमें बहुत ज़्यादा कमियां थी, बहुत ज़्यादा दोषपूर्ण था, जिसके कारण से लोगों ने इसके विरोध किया और फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत करते हैं। कर वसूली प्रणाली, जो उनकी कर वसूली टैक्स प्रणाली थी वो भी एक तरह से ठेकेदारी प्रथा के तौर पे थी। ठेकेदारी प्रथा मतलब क्या, ठेके पे दे देना कि भाई तुम्हें क्या करना है, टैक्स वसूल करके लाना है, कर वसूल करके लाना है। टैक्स कौन देगा सिर्फ, तो वो भी 3rd क्लास, जो तीसरा वर्ग था, जनसाधारण वर्ग था। ठीक है, वो देगा, उसमें से भी सबसे ज्यादा किसान देगा। अब ये किसी व्यक्ति को अगर मैं कह दूं कि भाई तुम्हें क्या करना है, कर वसूल करके लाना है और लाकर मुझे देना है, तो क्या करेगा व्यक्ति अपने हिसाब से, भाई जिससे 50 वसूल करने का दिल किया 50 वसूल किया, जिससे 25 वसूल करने का दिल किया वो किया, कोई उस पर रोक टोक नहीं होगा। यहाँ पे एक फिक्स कर नहीं था, अपनी मर्जी से बढ़ा घटा सकते थे, जब मर्जी जैसे मर्जी दे सकते थे। लोग नहीं, लेने वाला। ठीक है, लोग नहीं कि भाई मुझे देना था 50 था मैंने 20 दे दिया, ऐसा कुछ नहीं। जो ले रहा है वो अपनी मर्जी से बढ़ा घटा सकता था, और घटाने के बजाय बढ़ाता ही था, नॉर्मल सी बात है। तो इसके कर वसूल प्रणाली भी उस तरह से नहीं थी। ठीक है, व्यापारिक एवं व्यावसायिक अवरोध, जो लोग वहाँ पे व्यापार और व्यवसायिक के तौर पर कार्य कर रहे थे उनके साथ भी अवरोध था, उनको भी ये व्यवस्था मतलब सुटेबल नहीं थी उनके लिए भी। ठीक है, इस कारण से ये बेकारी की समस्या, बेकारी मतलब बेरोजगारी। ठीक है, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ रहा था। ठीक है, अगर लोगों के पास पैसे नहीं होंगे, लोगों के पास रोजगार नहीं होगा, तो वो कार्य कैसे करेंगे, किस तरह का कार्य करेंगे। ठीक है, तो आर्थिक परिस्थितियाँ एकदम नॉर्मल सी बातें बेकार होंगी, जिसके कारण से ये बेकारी समस्या बढ़ती है। ठीक है, सैनिकों में असंतोष, जो सैनिक थे वहाँ के, ठीक है, जो सैनिक किसी भी देश किसी भी राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो सैनिकों में भी असंतोष था क्योंकि उनकी सैलरी जो वेतन हुआ करता था वो कई महीनों की रुक जाती थी, उनको सर्व सुविधाएं नहीं मिलती थी। ठीक है, नए तैयार नई चीज़ें नहीं मिलती थी। ठीक है, कई तरह के युद्धों में पार्टिसिपेट करवाया जाता था, भूखे रखा, मतलब अलग अलग तरह परेशानियां थी, जिसके कारण से सैनिकों में भी असंतोष की भावना जगी, जिसके कारण से वो फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत करते हैं। आगे बात करें दोस्तों तो विचारकों और दार्शनिकों की भूमिका, ये सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है दोस्तों। किसी भी क्रांति के लिए विचारकों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो यहाँ पे मॉन्टेस्क्यू करके फ्रांसीसी क्रांति के आते हैं। ठीक है, जिन्होंने द स्पिरिट ऑफ लॉज करके उन्होंने बुक लिखी, द स्पिरिट ऑफ लॉज करके बुक लिखी, जिसके अंदर में कहा गया सत्ता के देवी
अधिकारों को सिद्धांत का खंडन करते हैं। मतलब ये राजाओं का ये मानना था कि जो राजा है उसके पास जो अधिकार है वो क्या है, वो देवी देवताओं ने दिया है। मतलब भगवान आए हैं, भगवान ने कहा कि भाई ये मेरा अधिकार तुम है, तुम भी भगवान हो, तुम राज करो। राजाओं का ये मानना था, तो उनको उस द स्पिरिट ऑफ लॉज में इसको खंडन किया गया, इसको गलत माना गया। ठीक है। और साथ साथ इन्होंने फ्रांसीसी राजनीतिक संस्थाओं की आलोचना करी और शक्ति का पृथक्करण, शक्ति को अलग अलग भागों में बांटने की बात कर दी गई कि मतलब इसको डिवाइड करो, अलग अलग टुकड़ों में बांटो। ठीक है। जैसे भारत के अंदर में है और कई सारी और कंट्रियों में, आज के समय में फ्रांस के अंदर में भी है। ठीक है। पर उस समय में इसकी एग्जाम्पल दी गई। साथ साथ यहाँ पे रूसो की बात करते हैं। रूसो भी एक विचारक थे, पॉलिटिकल विचारक थे। ठीक है। राजनीतिक विचारक थे जिन्होंने बुक लिखी सोशल कंटेंट। ठीक है। ऐसा करके उन्होंने बुक लिखी जिसके अंदर में मनुष्य की स्वतंत्रता की बात की गई। ठीक है। और उसमें मनुष्य स्वतंत्र पैदा होते हुए भी स्वतंत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है। ठीक है। कई तरह के जंजीरों से जकड़ा हुआ है, इसके बारे में बात करते हैं। वो फ्रांसीसी क्रांति का उन्होंने नारा भी दिया, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ठीक है। ये जो नारा था दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत करता है और इसी के बेस पर, इसी के आधार पर फ्रांसीसी क्रांति की जाती है। ठीक है। नेपोलियन का कहना था कि यदि रूसो नहीं होते तो कभी फ्रांसीसी क्रांति हो ही नहीं पाती। और दोस्तों सच में अगर फ्रांस के अंदर में जो सबसे मेन चीज़ मानी गई, ये नारा ही माना गया जिसके कारण से लोग सारे एक सूत्र में बंध गए। ठीक है। और फ्रांस की क्रांति की शुरुआत करते हैं इस नारे के बदौलत। ठीक है। तो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व फ्रांसीसी क्रांति का नारा था जो रूसो के द्वारा दिया गया था। अगर अन्य कारण के बारे में बात करें कि कौन कौन से अन्य कारण थे जिसके कारण से ये क्रांति हुई, तो अन्य कारण में आता है मध्यम वर्ग की जागरूकता। जो मध्यम वर्ग था, मिडिल क्लास था, वो जागरूक हुआ। ठीक है। जो मैंने जनसाधारण वर्ग का, वो जागरूक हुआ। अब जागरूक होगा कोई भी चीज़ तो वो क्वेश्चन करेगा, उठाएगा, बात पूछेगा, भाई ऐसे कैसे है, ये क्या है, ये क्यों है। तो इस तरह से तो मध्यम वर्ग जागरूक हुआ जिसके कारण से कारण फ्रांसीसी क्रांति होती है। साथ साथ दोस्तों यहाँ पे हम ये देखेंगे कि अमेरिका का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ उसका प्रभाव भी फ्रांस के ऊपर में दिखता है। अगर अमेरिका का फ्रांसीसी मतलब स्वतंत्रता संग्राम नहीं होता, अमेरिकी क्रांति नहीं होती, तो शायद फ्रांस के अंदर में भी इतना जागरूकता नहीं आती, वो भी इस तरह की क्रांति की शुरुआत नहीं करते वहाँ के लोग। ठीक है। तो वहाँ उसका भी इम्पैक्ट यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। ठीक है। आगे बात करें दोस्तों तो तत्कालीन कारण की बात आती है कि भाई तत्कालीन कारण क्या था जिस कारण से ये क्रांति हुई। तो तत्कालीन कारण आता है कि लुइस 16वां जो था अयोग्य था। मतलब जो राजा था लुइस 16वां उनका नाम था, वो अयोग्य थे, उनके अंदर में सही क्षमता नहीं थी कि उस तरह से शासन कर सके। ठीक है। फ्रांस में विषम परिस्थितियां होते हुए भी संवैधानिक क्रांति अगर शासन मतलब अगर राजा अगर सही होता, ठीक है, राज्य का बागडोर अगर सही हाथ में होता तो कभी उस तरह की परिस्थितियां नहीं बनती फ्रांस के अंदर में कि वहाँ पे क्रांति हो सके। ठीक है। तो लुइस 16वां जो था अयोग्य था। वो 20 वर्ष की आयु में 1774 के अंदर में गद्दी पे बैठ चुका था 20 वर्ष की आयु में, जिसके पास कोई भी अनुभव नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था कि किस तरह से राज करते हैं, क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। ठीक है। और वो सारा समय भोग विलास में बैठ गया। ठीक है। मतलब एक्सपेंड कर रहा है इधर से उधर, मतलब अय्यासी एक तरह से कह लो, भोग विलास में उसने समय बिता दिया। ठीक है। उस समय फ्रांस में आर्थिक संकट छाया हुआ था और जिस समय वो बना था उस समय आर्थिक संकट छाया हुआ था। राज्य तेजी से दिवालियापन की ओर बढ़ रहा था। ठीक है। राज्य का जो नुकसान हो रहा था, आर्थिक संकट वहाँ पे छाया जा रहा था और दिवालियापन मतलब कंगाल होने की ओर जा रहा था। फ्रांस की क्रांति एक महत्वपूर्ण कारण बनती है, मतलब जिस कारण से अगर लोगों के पास अगर पैसा ना हो तो आक्रोश रहेगा ही, चोरी चमारी सब कुछ बढ़ेगा। पैसा आज के समय में सारी घटनाओं का कारण माना जाता है। अगर आपके पास पैसा है तो आप अच्छे स्कूल में जा रहे हो, पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, अच्छा लोग बन रहे हो, अच्छे विचार आ रहे हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप चोरी के बारे में भी सोचोगे, ठीक है, मर्डर के बारे में भी सोचोगे, सब चीज़ करने की सोचोगे। ये सारी चीज़ें पैसे से रिलेटेड है। तो यहाँ पे ये बोला जाता है कारण। ये लुइस 16वां है दोस्तों, आप देख सकते हो ये लुइस 16वां है जो 20 वर्ष की एज में फ्रांस की मतलब बनता है, राजा के तौर पे जाना जाता है। अगर आप बात करोगे फ्रांस की क्रांति के चरणों का कि कितने चरण में फ्रांसीसी क्रांति हुई, तो टोटल 4 चरण में मैंने यहाँ पे डिवाइड किया है फ्रांसीसी क्रांति को, जिसमें प्रथम चरण के अंदर में 1789 से लेकर 1792 तक रहता है, जहाँ पे संवैधानिक राजतंत्र का चरण चलता है। अब संवैधानिक राजतंत्र के अंदर में क्या होता है कि मानव अधिकारों की सीमाएं तय की जाती हैं, चर्च पर नियंत्रण रखा जाता है। ठीक है। और संवैधानिक निर्माण की बात की जाती है कि जो संविधान का निर्माण, ठीक है, इसके अंदर में सबसे पहले मानव अधिकार की बात की गई। दूसरा, चर्चों को नियंत्रण, जो चर्च हुआ करते थे उस पर नियंत्रण लिया गया। मतलब राजा, पहले चर्च पे नियंत्रण किसका होता था, पादरियों का, राजा का हुआ था, तो उस पर से स्वतंत्र नियंत्रण किया गया। और संविधान निर्माण की बात की गई। ठीक है। संविधान निर्माण के लिए इसमें टोटल 745 सदस्यों की एक तरह से मान लो विधानसभा या लोकसभा
लोकसभा जिस तरह से भारत के अंदर में होता है उस तरह की चीज़ें बनाई गई, ठीक है, निर्वाचन मंडल बनाया गया जो इन 745 लोगों के थ्रू संविधान निर्माण का कार्य कर रही थी। आगे द्वितीय चरण के अंदर में अगर हम बात करें, सेकंड चरण के अंदर में बात करें तो 1902 से लेकर 1794 तक चलता है, जो उग्र गणतंत्र का मतलब चरण रहता है। उग्र गणतंत्र में क्या होता है कि यहाँ पे राष्ट्र की मतलब उग्र मतलब एक्टिव, ठीक है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, ठीक है। तो यहाँ पे राष्ट्रीय की शिक्षा नीति के अंदर में बदलाव किया जाता है, एजुकेशन सिस्टम के अंदर में बदलाव किया गया, गुलामी प्रथा को खत्म किया गया, ठीक है। और उत्तराधिकारी कानून जो मतलब बड़ा लड़का ही घर का राजा बनेगा या मतलब सारा अधिकार उसके पास आएगा, इसके अंदर में बदलाव किया गया और समान अधिकार की नींव रखी गई, ठीक है। गणतंत्र की स्थापना, सबसे मेन चीज गणतंत्र की स्थापना सेकेंड चरण में हो चुका था। और काला बाजारी, जो काला बाजारी था, माप के नियम थे उसको बदला गया, ठीक है। यहाँ पे माप के नियम भी सही नहीं थे, जिसके कारण से कई जगह पे मतलब व्यापार जो थे, व्यापारी लोग थे वो खुश नहीं थे। माप के नियम जैसे लीटर किलो वो सब जो होता है ना, वो माप के नियम सही नहीं था। अगर आप थर्ड स्टेप की बात करो, तीसरे चरण के अंदर में क्या जाता है कि 1794 से लेकर 1799 तक थर्ड स्टेप चलता है, थर्ड चरण चलता है, जहाँ पे उदार गणतंत्र का बात की जाती है, जहाँ पे नेपोलियन द्वारा सैन्य विजय मतलब फ्रांस की सैन्य विजय का आधार रखा जाता है। अब नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में आपने सुना होगा, अगर नहीं जानते हो मतलब पहले मुझे तो कमेंट में बॉक्स में बताओ कि नेपोलियन है कौन, ठीक है। फिर उसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी मैं नेपोलियन के बारे में ही बताऊंगा, नेपोलियन था कौन, नेपोलियन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हमें मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ नेपोलियन है कौन, ठीक है। तो यहाँ पे आता है नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा मतलब ना फ्रांसीसी विजय के बारे में बात की जाती है, ठीक है। वो उसके द्वारा फ्रांसीसी सेना को विजय दिलाई जाती है, जो महत्वपूर्ण घटना में से एक होता है। चौथा चरण की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो तानाशाही साम्राज्यवादी चरण, चौथा चरण तानाशाही चरण माना गया, जहाँ पे अब देखो सबसे पहले 1789 में मतलब तानाशाही व्यवस्था को हटाया गया, राजतंत्र को हटाया गया, ठीक है, तानाशाही साम्राज्यवादी व्यवस्था को हटाया गया। पर वापस से 1799 में साम्राज्यवादी और तानाशाही व्यवस्था आ जाती है। अब कैसे, जो यहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट होता है, जब वो बहुत ज़्यादा विजय दिलाता है और अपने सीमा का विस्तार कर देता है, तो वापस आता है फ्रांस के अंदर में। फ्रांस के अंदर में आने के बाद वो चौथे चरण में क्या करता है, तख्ता पलट एक तरह से बोल सकते हो, या फिर आप ये बोल सकते हो कि जो वहाँ पे नेपोलियन द्वारा क्या होता है, तानाशाही व्यवस्था की शुरुआत कर दी जाती है और अपने आप को सम्राट घोषित कर देता है कि भाई मैं ही अब से राजा हूँ, मेरे अंदर ही सब कुछ है। तो ये यहाँ पे शुरुआत होती है, जिसके कारण से वापस से तानाशाही व्यवस्था और साम्राज्यवादी चरण की स्टार्ट हो जाता है। तो ये 4 चरणों में हम फ्रांसीसी क्रांति को पढ़ते हैं, ठीक है। आगे बात करें दोस्तों, तो फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव क्या था, विश्व के ऊपर फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव क्या पड़ा। तो ये कुछ प्रभाव है फ्रांसीसी क्रांति के, जिसमें स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के नारे का प्रसार किया गया, लोकतांत्रिक सिद्धांतों का विकास किया गया, ठीक है, जो लोकतंत्र को लेकर विकास किया गया पूरे विश्व के अंदर में, और यहाँ से ही सबसे पहले लोकतंत्री विचारधारा पूरे विश्व के अंदर में जागृत होती है। सामंतवाद की समाप्ति की गई, जो सामंतवाद की व्यवस्था थी उसको समाप्त किया गया, राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार किया गया, ठीक है, और धर्मनिरपेक्षता की भावना का प्रसार हुआ। जो मैंने बताया था आपको कि एक विशेष धर्म के पास क्या है, विशेष अधिकार है, तो उसको समाप्त करके धर्म निरपेक्षता की बात की गई कि सारे धर्म इक्वल है, ठीक है। सैन्यवाद का विकास हुआ, ठीक है, यहाँ पे सैन्य की बढ़ोतरी, सैन्यवाद का विकास करना शुरू हो जाता है। अधिनायकवाद की शुरुआत होती है, ठीक है। समाजवाद का मार्ग प्रशस्त होता है, ठीक है, कि समाज में किस तरह से कार्य करना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये यहाँ से। और दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति ही पूरे विश्व के अंदर में एकमात्र क्रांति है जो लोकतंत्र की मार्ग दिखाती है कि हमें किस तरह से लोकतंत्र स्थापित करना चाहिए, ठीक है, ये सारी चीजें। अगर हम आगे बात करें दोस्तों कि कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं घटी फ्रांसीसी क्रांति के दौरान, तो यहाँ पे प्रमुख घटनाओं के बारे में हम बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है क्रांति का आरंभ, ठीक है। क्रांति की शुरुआत हुई क्यों, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। क्रांति की शुरुआत की बात करते हैं तो नया कर लगाने से शुरुआत होती है, राजा द्वारा क्या होता है, नया टैक्स, नया कर लगाने से शुरुआत होती है, ठीक है। फिर 1789 के अंदर में क्या होता है, राजा द्वारा अधिवेशन बुलाने की, जो लोग थे, जो उनके सदस्य थे, उनके द्वारा अधिवेशन बुलाए जाने से यहाँ पे क्रांति की शुरुआत होती है। और संयुक्त अधिवेशन की मांग, उस अधिवेशन के अंदर में क्या किया जाता है कि संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाए, जिसमें सभी वर्गों को, लोगों को बुलाया जाए, जगह दी जाए, ठीक है। इस मांग के साथ ही यहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत होती है। अब अगला यहाँ पे पॉइंट आता है कि प्रमुख घटना के अंदर में टेनिस कोर्ट की शपथ। अब ये टेनिस कोर्ट की शपथ क्या है, अब टेनिस कोर्ट के ऊपर में कुछ लोगों द्वारा जाकर शपथ ली जाती है, ठीक है। और उस शपथ के बाद जो भी लोग उस शपथ में शामिल होते हैं, अपने आप को एक तरह से सांसद मान के चलो, घोषित कर देते हैं कि भाई हमसे आज से हम यही हैं, ठीक है। यहाँ पे टेनिस कोर्ट की शपथ के अंदर में जो नेता होते हैं, मिर्बे नाम के नेता होते हैं, ठीक है, मिर्बे,
मीरबे नाम के नेता होते हैं जो अध्यक्षता कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे मैंने जो पिक्चर यूज़ करी है, ठीक है, तो पिक्चर यूज़ करी है जो मैंने, इसमें आप देखोगे तो ये मीरबे करके हैं। ठीक है, जो मतलब जो अध्यक्षता कर रहे हैं इसको टेनिस कोर्ट की, और यहाँ पे सारे लोग जो हैं शपथ ले रहे हैं, जिनके भी हाथ ऊपर है ना, ये सारे शपथ ले रहे हैं, ओथ ले रहे हैं। आपने लिया होगा स्कूल में ओथ, जहाँ पर ऐसे करके हाथ आगे करके ओथ लेते हैं, तो सेम इसी तरह से ओथ ले रहे हैं और यहाँ पे सिग्नेचर कर रहे हैं कि भाई मैं इसका साक्षी हूँ, मैं इसका गवाह हूँ, इस तरह से चीजें हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं राष्ट्रीय सभा की। बात की जाती है राष्ट्रीय सभा क्या होता है कि संयुक्त अधिवेशन, जो मैंने ऊपर बताया था ना, संयुक्त अधिवेशन टेनिस कोर्ट मतलब प्रथम क्रांति के आरंभ में, ठीक है, संयुक्त अधिवेशन की मांग करते हैं, तो यहाँ पे राष्ट्रीय सभा बुलाने की परमिशन मिल जाती है। ठीक है, राष्ट्रीय सभा कि भाई आप बुला सकते हैं, संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं, जिसमें हर वर्ग के लोग उसमें शामिल होंगे। ठीक है, तीसरा आता है बास्तीन का पतन। बस्तीन का ये है क्या, तो बस्तीन एक नाम का जेल है जहाँ पे सभी क्रांतिकारियों को रखा गया था। ठीक है, जेल के अंदर में बहुत सारे कैदियों क्रांतिकारियों को रखा गया था। अब ये फ्रांस के अंदर में ये अफवाह चल जाती है, ठीक है, ये अफवाह फैल जाती है कि जो राजा है, जो मतलब राजा है, वो क्या करेगा, सारे जितने भी क्रांतिकारी हैं उन सबको मरवा देगा। ठीक है, सबको खत्म कर देगा। ठीक है, सबको मरवाने की प्लानिंग कर रहा है, और इस कारण से जो लोग होते हैं वो भड़क जाते हैं और बस्तीन जो जेल होता है उसके घेर लेते हैं और उसको तोड़ देते हैं, उसकी दीवार को तोड़ देते हैं और लोगों को आज़ाद करवा देते हैं। ठीक है, तो 14 जुलाई 1789 को ये घटना घटती है। ठीक है, 1789 को, जिसके अंदर जेल को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाता है। ठीक है, और वो सारे आज़ाद हो जाते हैं। तो ये पूरी प्रमुख घटना थी फ्रांसीसी क्रांति का। तो इसी के अंतर्गत सारी चीज़ें जो हमने 4 स्टेप पढ़ा, इसी के अंतर्गत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आता है। तो दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताएं, और अगर आपके पास कोई और टॉपिक हो जिससे रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमारी हर फैकल्टी जो द इनफ वर्क करती है वो आपके लिए वर्क करेगी। ठीक है, आपके जो भी टॉपिक बताओगे उसके ऊपर हम लेकर आएंगे। और इंटरनेशनल रिलेशनशिप का जैसे मैंने बताया था आपको कि एक पूरी सीरीज चल रही है, तो अलग अलग टॉपिक्स हम करवा रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक हमसे छूट गया या हमें कोई टॉपिक करवाना चाहिए तो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे और साथ साथ उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे दोस्तों। और साथ साथ दोस्तों मैंने जो क्वेश्चन ऑफ द वीडियो पूछा था, आप नेपोलियन बोनापार्ट है कौन, ठीक है, तो आप मुझे उसके बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर मैं बनाने की कोशिश करूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय।